बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विलियम फॉल्कनर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क द साउंड एंड द फ्यूरी नॉवल डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके 2 पार्ट्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। इसका 3rd पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले 2 पार्ट्स नहीं समझे तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो पहले आप देख लें, उसके बाद 3rd पार्ट पर आइएगा। हम जानते हैं कि द साउंड एंड द फ्यूरी नॉवल के 4 पार्ट्स थे और 4 ही नरेटर्स। कॉम्पसन फैमिली का सबसे छोटा बेटा बेंजी फर्स्ट पार्ट का नरेटर था। कॉम्पसन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा क्वेंटिन साउंड एंड द फ्यूरी नॉवल का दूसरा नरेटर था। और कॉम्पसन फैमिली का जो दरमियान वाला बेटा है, मिस्टर कॉम्पसन और मिसेस कॉम्पसन का बेटा जैसन कॉम्पसन, वो 3rd पार्ट का नरेटर है। इस नॉवल का जो फर्स्ट पार्ट था उसकी सेटिंग ऑफ टाइम जो थी वो 7 अप्रैल 1928 थी। और जो सेकंड पार्ट की सेटिंग ऑफ टाइम थी वो थी जून 2 1910। और 3rd पार्ट की जो सेटिंग ऑफ टाइम है वो है अप्रैल 6 1928। 3rd पार्ट की नरेशन और सेटिंग ऑफ टाइम जो है वो बेंजी की नरेशन से एक दिन पहले की है। यानी कि बेंजी की जो नरेशन थी वो हम देखते हैं कि 7 अप्रैल को थी, और जो जैसन की नरेशन है 3rd पार्ट जो है वो अप्रैल 6 यानी कि 6 अप्रैल तब रखी गई है। 1928 का ईयर है। पहले जो 2 पार्ट्स हैं उनमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का बहुत ज्यादा यूज किया गया था, इसमें इतना नहीं है। जो हम देखते हैं कि क्वेंटिन और बेंजी जो है वो दोनों पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जो जैसन है वो ज्यादातर प्रेजेंट में रहता है। वो कहता है कि मेरा प्रेजेंट अगर बेहतर हो गया तो मेरा फ्यूचर भी बेहतर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी शुरू करते हैं। होता कुछ यूं है कि जुमे की सुबह है, यानी कि फ्राइडे मॉर्निंग, जैसन अपनी मदर मिसिस कॉम्पसन और अपनी नीस मिस क्वेंटिन से लड़ रहा है। अगर आपने पहले 2 पार्ट समझे हुए हैं या आपने पहले 2 पार्ट्स की समरी आपने देखी हुई है तो आपको पता होगा कि मिस क्वेंटिन कौन है। मिस क्वेंटिन जो है कैडी की इलेजिटिमेट डॉटर है। 1910 में कैडी की मैरिज हुई थी। कैडी ने किसी के साथ गलत रिलेशन रखा जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। डेल्टन एम्स उस बंदे का नाम था, लेकिन इसने उससे शादी नहीं की डेल्टन एम्स से, और ना ही डेल्टन एम्स ने इससे की। तो ये तो प्रेग्नेंट हो गई, खानदान पर दबा लगने लगा था। तो उन्होंने एक बंदा ढूंढा, हर्बर्ट हेड उसका नाम था, उससे इसकी शादी करवा दी कैडी की 1910 में। लेकिन 1911 में ये वेडिंग जो है वो ख़त्म हो गई। डिवोर्स दे दी हर्बर्ट हेड ने कैडी को। और क्योंकि उस जान गया था कि जो कैडी है ये प्रेग्नेंट है पहले से ही, इसका जो बेबी होने वाला है वो उसका नहीं है। हम देखते हैं प्रेजेंट में कि जैसन लड़ रहा है अपनी माँ से और अपनी भतीजी से मिस क्वेंटिन से, और साथ में ये सोच रहा है अपने पास्ट के बारे में कि पास्ट में क्या हुआ था। अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और पर्सनल हिस्ट्री के बारे में सोचता है कि कैडी की मैरिज जो है वो 1911 में टूट गई थी। अब जब सबको पता चल गया कि कैडी ने ऐसी हरकत की है तो कैडी की बेटी हो जाती है फिर, और उसके बाद कैडी को मिस्टर कॉम्पसन और मिसिस कॉम्पसन का घर छोड़ना पड़ता है। अपने माँ बाप का घर छोड़ के ये चली जाती है। तो जो मिसिस कॉम्पसन होती है ना, वो इसकी बेटी को अडॉप्ट करने से इनकार कर देती है। लेकिन मिस्टर कॉम्पसन और डिल्जी जो इनकी मेड सर्वेंट होती है, ये दोनों कहते हैं नहीं ये बच्ची है, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसकी परवरिश शुरू कर देते हैं मिस क्वेंटिन की। फिर हम जानते हैं कि मिस्टर कॉम्पसन जो होता है वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीता है, जिसकी वजह से 1912 में उसकी भी डेथ हो जाती है। और जो घर का सारा निज़ाम है फिर वो जैसन संभाल लेता है, यानी कि हाउस होल्डर बन जाता है। अब जैसन को ख्याल आता है कि जब इसकी बहन कैडी की शादी होगी हर्बर्ट हेड के साथ, तो हर्बर्ट हेड ने जैसन को एक जॉब ऑफर की एक बैंक में। लेकिन जब हर्बर्ट हेड को पता चला कि कैडी पहले से प्रेग्नेंट है, उसने कैडी को डिवोर्स दे दी और फिर जैसन को वो जॉब भी नहीं मिली। हर्बर्ट ने जैसन को फिर कोई जॉब नहीं दिलाई। अब खर्चा उठाना है, फैमिली को पालना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मजबूरी में जैसन क्या करता है, एक लोकल फार्म सप्लाई स्टोर होता है वहाँ पे काम करने लग जाता है। मिसिस कॉम्पसन अपने बेटे जैसन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और सोचती है कि इसका बेटा एक दिन लोकल फार्म सप्लाई स्टोर का मालिक बन जाएगा। जो जैसन है वो उसका जो लहजा है, उसका बिहेवियर है, वो बहुत ज़्यादा बिटर हो गया, बहुत ज़्यादा तल्ख हो गया है हर एक के साथ, सिर्फ इसी वजह से कि उसको बैंक की जॉब नहीं मिली और उसे लोकल फार्म सप्लाई स्टोर पर अब काम करना पड़ता है। जैसन की एज जब मिड-30s में चल रही है। अब जैसन जो है वो बड़ा चालाक बंदा बन गया, बड़ा चालबाज बन गया है। अब होता कुछ यूं है कि जो कैडी होती है ना, अपनी बेटी की परवरिश के लिए दूर से ही दूर रह के भी पैसे भेजती है जैसन को। लेकिन जैसन क्या करता है, उस पॉकेट मनी को मिस क्वेंटिन पर इतना खर्च नहीं करता, बीच में से ज्यादा सारी खुद ही खा जाता है। यानी कि एक स्कीम बनाता है कि कैडी जो मनी सेंड कर रही है अपनी बेटी मिस क्वेंटिन के लिए, उसको वो खुद खर्च कर ले और खुद हथिया ले। इसकी बहन कैडी की भेजी हुई रकम में से अब तक ये $50,000 का स्कैम कर चुका है, यानी कि $50,000 लूट चुका है 15 सालों में। कुछ पैसा इसने कॉटन मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया और कुछ पैसा एक प्रोस्टिट्यूट पर उड़ा दिया, जो कि मेम्फिस एक जगह का नेम है, वहाँ रहती थी। मिसिस कॉम्पसन तो इतना प्यार करती है जैसन से, वो इस पर शक ही नहीं करती कि ये कोई स्कीम चला रहा है या क्या कर रहा है। कैडी को शक होता है जैसन पे कि ये कोई स्कीम चला रहा है, ये पैसे हड़प रहा है बीच में से। अब मिस क्वेंटिन जो होती है वो 17 साल की हो चुकी है।
वो ज़्यादातर स्कूल से छुट्टियां करती है और वो भी कैडी की तरह इलीगल रिलेशनशिप रखती है बॉयज़ के साथ। अब जैसन का बिहेवियर क्वेंटिन के साथ कुछ अच्छा नहीं है। मिस क्वेंटिन के साथ वो उसे बहुत ज़्यादा लड़ता है, उसे धमकियाँ देता है, अपनी माँ मिसिज कॉम्पसन से भी लड़ता है। इसका क्या किया जाए, इसके साथ क्या किया जाए, अब इसे रखा जाए या ना रखा जाए यहाँ पे, और किस तरह से रखा जाए इसे अपने साथ। वो बेल्ट से उसे मारने लगता है मिस क्वेंटिन को, कि जो डिल्जी है वो बीच में आ जाती है और छड़वा देती है दोनों को। अब भाई मिस क्वेंटिन भी पूरी पूरी टक्कर देती है इसको, जैसन को। डिल्जी की मदाखलत पर जो जैसन है वो लड़ाई तो छोड़ देता है, लेकिन वो कहता है अभी ये जो लड़ाई है ख़त्म नहीं हुई। अब लड़ लुड़ के जो जैसन होता है वो वापस अपनी जॉब पे चला जाता है, जो लोकल फार्म सप्लाई स्टोर होता है। वहाँ 4 लेटर्स आए होते हैं, उनमें एक एडी का होता है और एक अंकल मोरी का होता है। जैसन जो है वो लेटर्स को देखता है और उसे ये बात याद आती है कि उसने अपने बाप के फ्यूनरल पर इस बात पर एग्री किया था कि जब तक जो कैडी है वो अपनी बेटी क्वेंटिन के लिए मनी भेजती रहेगी, ये जैसन जो है मिस क्वेंटिन की परवरिश करता रहेगा। कैडी के लेटर में मिस क्वेंटिन के लिए एक मनी ऑर्डर आया होता है। इस बार जो कैडी है वो चेक नहीं भेजती, क्योंकि उसे थोड़ा सा शक होता है कि जो जैसन है ये स्कैम कर रहा है, बीच में ये जो सारी रकम है वो खुद खा जाता है। अब इस मनी ऑर्डर के पैसे तब भी मिलने हैं जब मिस क्वेंटिन साइन करेगी। अब जैसन को बड़ा गुस्सा आता है, वो कहता है ये स्कीम तो मेरी नाकाम हो रही है, ये क्या मोड़ आ गया मेरी स्कीम में। कैडी ने तो मनी ऑर्डर ही भेज दिया है। जब फिर मिस क्वेंटिन अपने पैसे लेने आती है तो ये उसे बड़ा डराता धमकाता है। वो कहता है कि सिर्फ $10 का मनी ऑर्डर आया है। वो चाहता है कि ये जो मिस क्वेंटिन है बिना देखे साइन कर दे और सारे पैसे खुद जैसन खा जाए। जैसन बड़े गुस्से से और फोर्सफुली मिस क्वेंटिन को कहता है कि तुम यहाँ देखे बिना ही साइन करो, और फिर उसे साइन करवा के उसे भेज देता है वापस। फिर जैसन और बाकी सब कॉम्पसन हाउस में डिनर के लिए इकट्ठे होते हैं। जैसन अपनी माँ मिसिस कॉम्पसन के सेल्फ पिटिंग मेलोड्रामा को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करता है, और वो अपने भाई बेंजी को देखता है जो कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, और बेंजी की नज़र इसको बड़ी तकलीफदा महसूस होती है। वो सोचता है कि बेंजी को जल्द अज जल्द जैक्सन में एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाए। जैसन वापस अपने काम पे चला जाता है डिनर के बाद, और वहाँ पे अपने बॉस अर्ल के साथ एक आर्ग्यूमेंट, एक बहस में पड़ जाता है। अर्ल कहता है कि जैसन इतनी देर क्यों लगा के आया डिनर पे। अर्ल कहता है कि जैसन ने अपनी कार के पैसे भरने के लिए अर्ल की माँ के पैसे भी चोरी किए। कुछ टाइम बाद जो जैसन होता है, अर्ल का एक ब्लैक असिस्टेंट होता है, उसको ना बैक रूम में लेके जाता है और उसे तकलीफ पहुंचाता है। फिर ना अचानक से निगाह पड़ती है जैसन की के ये जो मिस क्वेंटिन होती है एक रेड टाई वाले बंदे के साथ जा रही होती है। तो जैसन क्या करता है, भाग के उनका पीछा करता है। जेफरसन की जो गलियां होती है ना, उनमें से जाके ना चोरी चोरी इसका पीछा करता है, ये कहाँ जाते हैं। पीछा करते करते जैसन को एक लड़का मिलता है। वो जैसन को बताता है कि जैसन का जो कॉटन का अकाउंट है वो डाउन जा रहा है। जैसन फिर गुस्से से अपनी गाड़ी ड्राइव करता है और टाउन पहुंच जाता है। वहां पे ये देखता है कि जो रेड टाई वाला बंदा और मिस क्वेंटिन है एक फोर्ड गाड़ी में बैठे हुए हैं, जो कि रेड टाई वाले बंदे की है। वो इस फोर्ड गाड़ी का पीछा करता है और देखता है कि ये गाड़ी कहाँ जाके रुक जाती है। एक झाड़ी नुमा होता है, दरख्त या दरख्त कह लें या कोई झाड़ी कह लें, वहां पे ये दोनों खड़े होते हैं। मिस क्वेंटिन और उस रेड टाई वाले बंदे को जैसन रंगे हाथों पकड़ना चाहता है। फिर क्या होता है, वो रेड टाई वाला बंदा अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से चला जाता है। जैसन भी अपनी गाड़ी की तरफ आता है, लेकिन देखता है कि इसके गाड़ी के टायर की हवा निकली होती है। मिस क्वेंटिन उस रेड टाई वाले बंदे ने इसके गाड़ी के टायर की हवा निकाल दी। फिर क्या होता है, मिस क्वेंटिन और वो रेड टाई वाला बंदा अपने फोर्ड गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं और चले जाते हैं। जैसन भी भागकर अपनी गाड़ी की तरफ आता है, लेकिन इसकी गाड़ी के टायर की हवा निकली होती है। फिर जैसन क्या करता है, काम अपना मुकम्मल करता है और गाड़ी लेके घर चला जाता है। घर जाके उसको पता चलता है, लस्टर बताता है कि मिस क्वेंटिन और मिसिस कॉम्पसन आपस में लड़ रही हैं, और डिल्जी जो है इनकी मेड सर्वेंट उनको काम करने की कोशिश कर रही है, लड़ाई कम करने की कोशिश कर रही है। लस्टर जैसन को बताता है कि वो मिन्स्ट्रल शो में जाना चाहता है। मिन्स्ट्रल एक किस्म का शो होता है जहाँ पे कुछ लोकल सॉन्ग्स गाए जाते हैं। लस्टर बताता है कि उसे $1 का चौथा हिस्सा चाहिए मिन्स्ट्रल का टिकट बाई करने के लिए। तो जो जैसन होता है उसके पास 2 टिकट्स होते हैं, लेकिन वो जब उसको पता चलता है कि लस्टर के पास पैसे नहीं है इस टिकट के, तो वो दोनों टिकट्स जला देता है तनूर में। जब लस्टर इन टिकट्स को देखता है तब अब डिल्जी खाना देती है जैसन को। जैसन खाना खाने के बाद इशारों में ना ताने मारने शुरू कर देता है कि मिस क्वेंटिन ना एक रेड टाई वाले बंदे के साथ थी। वो साफ साफ नहीं कहता, लेकिन बातों बातों में ना कई बार ताने मारता है। तो मिस क्वेंटिन तंग आ जाती है। वो कहती है कि ये इतना ज्यादा र्यूड क्यों है मेरे साथ, इतना ज्यादा क्यों मिसबिहेव करता है मेरे साथ। मिसिस कॉम्पसन को शिकायत करती है। मिसिस कॉम्पसन को बोलती है जैसन ऐसा क्यों करता है मेरे साथ, ये जैसन ही है जिसकी वजह से मेरा बिहेवियर भी इसके साथ फिर बुरा हो जाता है। ये ऐसे करता है मेरे साथ, बार बार मिसबिहेव करता है, डराता धमकाता है और लड़ता है। फिर क्या, मिस क्वेंटिन उठती है और जाके अपने कमरे में पढ़ने के लिए चली जाती है, और जैसन सोचता है कि ये फिर से घर से खिसकने का प्लान बना रही है। अब इस पार्ट का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। हम देखते हैं कि ये जो जैसन है बहुत ज्यादा क्रूल है, अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली डील करता है, खास तौर पे मिस क्वेंटिन को, और उस पर गहरी नजर रखता है। बेंजी और क्वेंटिन की जो नरेशन होती है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर बिल्ड होती है, लेकिन ये जो जैसन होता है ये प्रेजेंट में रहता है। जैसन की नरेशन कंफर्म करती है कि कैडी की तलाक हुई थी, जो क्वेंटिन था वो डूब के मर गया था, और जो बेंजी है वो मेंटली डिसेबल्ड है। जैसन अपने टैलेंट को यूज नहीं करता, बस वो नफरत की आग में जलता रहता है, और वो ना कैडी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि
कैडी थी जिसकी वजह से उसको ना बैंक में जॉब नहीं मिली। कैडी को डिवोर्स जो हो जाती है, लेकिन इस बात पर ये खुश नहीं होता कि कैडी की वजह से इसको ऑफर तो मिली थी ना कम से कम फर्स्ट प्लेस में जॉब करने की। कॉम्पसन फैमिली जो है कभी बहुत ज्यादा अमीर हुआ करती थी, अब उसके हालात बहुत ज्यादा खराब है। जैसन फार्म सप्लाई स्टोर पे वर्क करता है। बेंजी की हालत वैसे नहीं ठीक। बहन इनकी वो घर में नहीं रहती, वो दूर रहती है घर से। क्वेंटिन वैसे मर चुका है। मिस्टर कॉम्पसन वो भी मर चुका है। दिखाया जाता है जो ग्रैंड फादर था ना जैसन का, वो सिविल वॉर में मेजर था, और जो ग्रेट ग्रैंड फादर था इनका वो मिसिसिपी का गवर्नर था। लेकिन अब इनके हालात खराब। लेकिन जो भी है, मिसिस कॉम्पसन जो है वो अपने बेटे मिस्टर जैसन से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और इसी प्यार की वजह से उसको ये दिखाई भी नहीं देता कि जैसन जो है वो कितना स्कैम कर रहा है और कितने पैसे लूट रहा है अपने खानदान में से। जैसन अपनी मदर मिसिस कॉम्पसन के साथ शेयरिंग वगैरह करता है ना, इस वजह से शायद वो दूसरे बच्चों की निस्बत जैसन से ज्यादा प्यार करती है। अब भाई जैसन को कोई लेना देना नहीं है। उसके इंसेस्टर्स, उसके जो अब्बा और जदाद थे वो क्या करते थे, कितने बड़े कारनामे करते थे। इसे बस अपनी पड़ी है, ये खुद गर्ज है, ये लालची है। इसका कोई बड़ा गोल नहीं है जिस पर ये वर्क करे। बेंजी और क्वेंटिन की तरह ये बार बार पास्ट के बारे में नहीं सोचता, थोड़ा बहुत है सोचता है जो कि इसके काम का है कोई ख्याल, वो ही सोचता है बस। जैसा कि ये सोचता है कि कैडी को डिवोर्स हुई थी और इसकी बैंक की जॉब चलेगी जो इसको मिलने वाली थी, और उस जॉब के ना मिलने की वजह से इसे अब एक छोटी सी फार्म सप्लाई स्टोर में जॉब करनी पड़ रही है, लोकल फार्म सप्लाई स्टोर। ये अपने प्रेजेंट पर वर्क करता है। ये कहता है अगर प्रेजेंट मेरा अच्छा होगा तो मेरा फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा बड़ा गोल भी नहीं है। इसके कैरेक्टर में मोटिवेशन है जैसन के कैरेक्टर में, लेकिन कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी।